हेलो गाइज, आज हम एंशिएंट हिस्ट्री का नेक्स्ट टॉपिक लेके आए हैं मौर्योत्तर काल में विदेशी आक्रमण। लेट्स लर्न। इसके पहले कि हम थोड़ी सी स्टोरी समझ लेते हैं, हम लोग पढ़ रहे थे मगध साम्राज्य। मगध साम्राज्य पर कुल 7 राजवंशों ने शासन किया था। उसकी ट्रिक थी हसीन मशुक शाह। तो मौर्य वंश के पहले हमने एक वीडियो अपलोड कर दिया है विदेशी आक्रमण। मौर्य वंश के पहले का विदेशी आक्रमण जिसमें ईरानी आक्रमण और यूनानी आक्रमण हुआ था, और ये मौर्य वंश के बाद जो विदेशी आक्रमण हुए थे उसके विषय में हम लोग लर्न करेंगे। आइए लर्न करते हैं। देखिए, मौर्योत्तर काल में विदेशी आक्रमण। मौर्योत्तर काल मतलब मौर्य के बाद के काल में जो विदेशी आक्रमण हुए थे उसको देखना है हमको। चलिए देखते हैं। इस काल में भारत में 4 विदेशी आक्रमण हुए थे। कौन कौन सी? ISPK, इंडो ग्रीक, शक वंश, पहलव वंश और कुषाण वंश। याद रखिएगा, पहला वंश है, एक है पल्लव वंश। पल्लव वंश हम लोग आगे पढ़ेंगे, ये पहला वंश है, ठीक है। तो इंडो ग्रीक, हिंद यूनानी, शक वंश, पहलव वंश और कुषाण वंश। इंडो ग्रीक, हिंद यूनानी, बैक्ट्रिया हिंदकुश पर्वत के पश्चिम से भारत आए थे। हिंदकुश पर्वत हम लोगों ने पढ़ा है ना चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में, कि चंद्रगुप्त मौर्य का शासनकाल पश्चिमोत्तर में हिंदकुश पर्वत तक उसका साम्राज्य फैला हुआ था। तो जो ये बैक्ट्रिया आए थे, जो इंडो ग्रीक, हिंद यूनानी आए थे, ये बैक्ट्रिया के पश्चिम से भारत आए थे। मतलब बैक्ट्रिया के पश्चिम से भारत आए थे, मतलब हिंदकुश पर्वत के पश्चिम से, ठीक है, भारत आए थे। बैक्ट्रिया से भारत आए थे। इंडो ग्रीक, हिंद यूनानी भी कहते हैं इनको। ये कहाँ से आए थे? बैक्ट्रिया से आए थे, ठीक है। आगे, सबसे पहला यवन ग्रीक आक्रमणकारी डेमेट्रियस प्रथम था। सबसे पहला यवन मतलब विदेशी, इंडो ग्रीक आक्रमणकारी कौन था? डेमेट्रियस प्रथम था। बैक्ट्रिया एक जगह का नाम है, ठीक है, एक स्थान का नाम है बैक्ट्रिया, जो कि हिंदकुश पर्वत के पश्चिम में था बैक्ट्रिया, ठीक है। बैक्ट्रिया में विद्रोह होने के कारण नए क्षेत्र की चाह में यूकेटाइट्स ने भी भारत पर आक्रमण किया। इसलिए भारत में 2 यवन का शासन स्थापित हुआ, ठीक है। 2 यवन का शासन स्थापित हुआ। संस्थापक डेमेट्रियस वंश का संस्थापक डेमेट्रियस, और यूकेटाइट्स वंश का संस्थापक यूकेटाइट्स। आगे देख लेते हैं। जो डेमेट्रियस वंश था, इसकी राजधानी साकल थी। डेमेट्रियस वंश की राजधानी साकल थी, वर्तमान समय में सयालकोट, ठीक है। और यूकेटाइट्स की राजधानी तक्षशिला थी। जो डेमेट्रियस वंश था, इस वंश का सबसे प्रतापी शासक मिनांडर हुआ। डेमेट्रियस वंश का सबसे प्रतापी शासक मिनांडर, ठीक है, जिन्होंने बौद्ध ग्रंथ को ग्रहण कर लिया। और किससे शिक्षा ली थी? नागसेन से, ठीक है। जो मिनांडर था, उनका जो है वर्णन बौद्ध साहित्य मिलिंद पन्नों में भी मिलता है। बौद्ध साहित्य मिलिंद पन्नों में भी इनका वर्णन मिलता है। और जो मिनांडर था, इसी ने ये पहला यवन शासक था जिसने बौद्ध धर्म को अपना लिया, या बौद्ध शिक्षा को अपना लिया, ठीक है। और किससे अपनाया था? नागसेन से। याद रखिएगा, ये मिनांडर, इसे बौद्ध साहित्य में मिलिंद कहा गया, और इनका वर्णन बौद्ध साहित्य मिलिंद पन्नों में मिलता है। आगे देख लेते हैं। यूकेटाइट्स वंश, इस वंश का सबसे प्रतापी शासक एंटियालकिड्स था। यूकेटाइट्स वंश का सबसे प्रतापी शासक एंटियालकिड्स था। यूनानी संपर्क में रहने से भारतीयों पर क्या प्रभाव पड़ा, आइए जान लेते हैं। ज्योतिष और नक्षत्रों को देखकर भविष्य बताने की कला। ज्योतिष विद्या और नक्षत्रों को देखकर भविष्य बताने की कला भारतीयों ने यूनानियों से सीखा। याद रखिएगा, ज्योतिष विद्या और नक्षत्रों को देखकर भविष्य बताने की कला भारतीयों ने यूनानियों से सीखा। और हेलियोडोरस नामक राजदूत ने भागवत धर्म और मिनांडर ने बौद्ध धर्म अपनाया। हेलियोडोरस नामक राजदूत ने भागवत धर्म और मिनांडर ने बौद्ध धर्म अपनाया। ये दोनों विदेशी थे। तपस्या एवं योग
तपस्या एवं योग की क्रियाएं यूनानियों ने भारतीयों से सीखा। ठीक है, दोनों लोग ने, देखिए भारतीयों ने यूनानियों से क्या सीखा और यूनानियों ने भारतीयों से क्या सीखा। दोनों लोगों ने कुछ ना कुछ एक दूसरे से सीखा। इसीलिए कहा जाता है कि किसी के अंदर बुराइयों को नहीं, अच्छाइयों को देखना चाहिए। ठीक है, जो अच्छाइयाँ होती हैं उसको हमको सीख लेना चाहिए। सभी के अंदर कुछ ना कुछ अच्छाइयाँ होती हैं और कुछ ना कुछ कमियाँ भी होती हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, अच्छाइयों को ना देखते हुए कमियाँ ज़्यादा देखते हैं, जबकि हमें क्या करना चाहिए, अच्छाइयों को देखकर उनसे जो भी उनके अंदर अच्छाइयाँ हैं उसको सीख लेना चाहिए। ठीक है, आगे देख लेते हैं शक आक्रमण। उसके बाद फिर कौन सा आक्रमण हुआ, शक आक्रमण। यूनानियों के बाद हमने बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट ही कवर किया है। ठीक है, यूनानियों के बाद मध्य एशिया के शकों ने भारत पर आक्रमण किया। शक राजाओं को क्षत्रप भी कहा जाता था। यह भारत में 5 स्थानों पर बसे थे: कांधार, तक्षशिला, मथुरा, उज्जैन, नासिक। मथुरा में शक शासक, ठीक है, मथुरा में शक शासक 57 ईसा पूर्व उज्जैन के एक स्थानीय राजा ने शक शासक को हराकर विक्रमादित्य की उपाधि धारण की। याद रखिएगा, 57 ईसा पूर्व उज्जैन के एक शक शासक ने स्थानीय राजा ने शक शासक को हराकर विक्रमादित्य की उपाधि धारण की। आप लोग अगर पता होगा तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे कि विक्रमादित्य की उपाधि किसने धारण की थी। ठीक है, आगे हम तो आगे पढ़ाएंगे ही। इसी के उपलक्ष्य में 57 ईसा पूर्व विक्रम संवत नामक कैलेंडर की शुरुआत की गई। ठीक है, आगे उज्जैन के शक शासक, उज्जैन के शक शासक, इसमें उज्जैन के जो शक शासक थे इसमें सबसे प्रतापी शासक रुद्रदामन थे। ठीक है, उज्जैन के शक शासक में से सबसे प्रतापी शासक रुद्रदामन की उपलब्धियों का वर्णन गुजरात के जूनागढ़ अभिलेख से मिला है, जो कि संस्कृत भाषा में लिखा गया प्रथम अभिलेख है। याद रखिएगा, गुजरात के जूनागढ़ अभिलेख में मिला है रुद्रदामन की उपलब्धियों का वर्णन। ठीक है, और जो गुजरात का जूनागढ़ अभिलेख है वो संस्कृत भाषा में लिखा गया प्रथम अभिलेख है। ठीक, गुजरात का जूनागढ़ अभिलेख संस्कृत भाषा में लिखा गया प्रथम अभिलेख है। आगे देख लेते हैं। इसी अभिलेख से हमें पता चला है कि गुजरात के सौराष्ट्र में सुदर्शन झील को चंद्रगुप्त मौर्य ने बनवाया था, जिसका पुनर्निर्माण रुद्रदामन ने करवाया था। जो गुजरात के सौराष्ट्र में सुदर्शन झील है उसको चंद्रगुप्त मौर्य ने बनवाया था, लेकिन उसका पुनर्निर्माण मतलब फिर से निर्माण रुद्रदामन ने करवाया था। याद रखिएगा। आगे आ जाते हैं हम कुषाण वंश। कुषाण वंश का प्रसिद्ध शासक कनिष्क था। ठीक है, कनिष्क ने 78 ईस्वी में अपना राज्याभिषेक करवाया और इसी के उपलक्ष्य में कनिष्क द्वारा शक संवत का आरंभ हुआ। ठीक है, आगे कनिष्क की राजधानी पुरुषपुर या पेशावर थी। इसी के समय मथुरा कला, मतलब कनिष्क के समय में ही मथुरा कला और गांधार कला का जन्म हुआ। कनिष्क के समय जो कि कुषाण शासक था, कुषाण शासक का सबसे महाप्रतापी शासक था, उसी के समय मथुरा कला और गांधार कला का जन्म हुआ। सर्वाधिक शुद्ध सोने के सिक्के कनिष्क के शासनकाल में ही चलाए गए, क्योंकि उस समय हिंदकुश पर्वत के पास सोने की खानों का पता चला था। ठीक है, कनिष्क के दरबार के विद्वान, ये वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि कनिष्क के दरबार में कौन कौन से विद्वान रहते थे, देख लेते हैं। कनिष्क का राजकवि अश्वघोष थे। कनिष्क के राजकवि अश्वघोष थे, जिसने बुद्धचरित लिखा। अश्वघोष की रचना बुद्धचरित। ठीक है, नागार्जुन एक बौद्ध आचार्य थे जिन्होंने शून्यवाद दर्शन का प्रतिपादन किया। नागार्जुन ने शून्यवाद दर्शन का प्रतिपादन किया और नागार्जुन को भारत का आइंस्टीन भी कहा जाता है। ये बहुत बार एग्जाम में आ चुका है कि भारत का आइंस्टीन किसे कहा जाता है। नागार्जुन को भारत का आइंस्टीन कहा जाता है। वसुमित्र ने महाविभाषा शास्त्र नामक ग्रंथ की रचना की। और आगे चरक, जो कि एक आयुर्वेदाचार्य थे, चरक ने
चरक संहिता नामक चिकित्सा ग्रंथ की रचना की। चरक ने चरक संहिता नामक चिकित्सा ग्रंथ की रचना की। हम लोग इसके बाद आगे पढ़ेंगे गुप्ता डायनेस्टी, गुप्त वंश। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।